अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। ओ हाँ, शादियाँ कैसे होती हैं? शादियाँ? तोसे ने सवालिया अंदाज में कहा। कोई औरत बीवी कैसे बनती है? एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपने बड़ों से कहते हैं, दोनों के बड़े सबके सामने पूछते हैं और वो जिंदगी भर के साथी बन जाते हैं। तोसे ने जवाब दिया, बस हाँ, और ये साथ पायदार होता है। दूसरी औरत का क्या तस्वर है? मर्द दूसरी और तीसरी औरत को भी पसंद कर सकता है और औरत नहीं, औरत को ये हक हासिल नहीं है। धत तेरे की, यहाँ भी औरत ही पस्त है, गार्था ने हंसते हुए कहा। और फिर उसने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, वो क्या है? नौजवान खुशफेलियां कर रहे हैं, तोसे ने जवाब दिया और गार्था तोसे का हाथ पकड़कर उस तरफ चल पड़ी। न जाने उसके जहन में क्या था। तो उसे खुश था कि उसे इतनी हसीन औरत का साथ हासिल हो गया, और औरत भी वो जिसका तल्लुक तरदाना से नहीं था, बल्कि वो एक अनोखी दुनिया से आई थी। तो उसे लाबूर की निस्बत एक लाउबाली और नाकारा सा नौजवान था, और उसे शस्ता में कोई अहमियत हासिल नहीं थी। बस ऐशो इशरत की जिंदगी में डूबा हुआ था। गर्जे के नौजवानों के गौल के दरमियान गार्था तोसे के साथ पहुंच गई, और उसने उन सब को देखा। वो अजीबो गरीब साज बजा रहे थे। मकसद खुशी का इज़हार ही था, और गार्था महसूस कर रही थी कि सबकी निगाहों में पसंदीदगी के आसार थे। गार्था ने उनके बीच दायरे में आकर गर्दन हिलाई और फिर उसने रक्स शुरू कर दिया। नौजवानों ने हैरत और मसरत के साथ एक औरत को अपने दरमियान थिरकते हुए देखा, और शायद सरजमीन तरदाना में ऐसा मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। गार्था ने एक ऐसा हैजान खेज रक्स शुरू कर दिया कि नौजवानों के चेहरे सुर्ख हो गए और उनकी आंखों में गुलाबी गुलाबी डोरे तैरने लगे। वो सब मस्त होकर तालियां बजा रहे थे, तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे, और तोसे खुशी से दीवाना हो गया था। गार्था देर तक नौजवानों के साथ रक्स करती रही, और नौजवान दूर दूर से आकर जमा होने लगे। जब वो बुरी तरह थक गई और नौजवानों के हाथ साधों पर उल्टे सीधे पड़ने लगे, तो वो इतनी देर थरकने वाली रिकासा का साथ नहीं दे सकते थे। तो गार्था ने ये सिलसिला खत्म कर दिया, मगर वो नौजवानों की यलगार का निशाना बन गई, और वो सब अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे थे। किसी ने तोसे से उसके बारे में पूछा, तो तोसे ने उसे बताया कि ये हसीना उसकी मेहमान है और उस पर खास तौर से नजर रखती है। यूं तोसे को वो मकाम हासिल हो गया जो नौजवानों की निगाहों में हसरत बन जाए। सब ने कुछ न कुछ कहा, और तोसे गार्था के साथ वहां से वापस पलट पड़ा, लेकिन अपनी रिहायशगाह की जानब नहीं, बल्कि एक और सिमत जो इंतहाई हसीन थी। गार्था बैठ गई। तोसे ने कहा, तूने यहाँ अपना रंग ही अलग जमा लिया, और कैसा अनोखा रंग जमाया तूने कि मेरे तमाम शनासा मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने उन्हें ये कैसे बताता कि मुबारकबाद मुझे नहीं, मेरे भाई लाबून को देनी है। और अब मुझे अफसोस होता है कि काश लाबून की जगह में उस दुनिया की सिमत गया होता और तेरी शनासाई मुझसे होती। गार्था हंसने लगी। फिर उसने कहा, क्या तेरा दिल मुझे पसंद करने लगा है तोसे? मैं तो अब ये सोचता हूँ कि आइंदा क्या होगा। तू मेरे भाई लाबून की मलकियत है, मगर मैं शायद तुझे लाबून के साथ बर्दाश्त ना कर सकूं और मुझे लाबून से प्रकाश हो जाए। ऐ औरत, मैं दर हकीकत परेशान हो गया हूँ, गार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं लाबून की औरत नहीं हूँ, वो तनहा मेरा मालिक नहीं है। तू भी इस मलकियत का दावेदार हो सकता है। तो उसने आंखें फाड़ फाड़ कर गार्था को देखा और कहने लगा, ये मुमकिन नहीं होगा, ये तो बहुत खतरनाक बात है, और अगर लाबून को इसका इल्म हो गया तो मेरी निगाह तेरी जानब इस तरह उठी है कि तू मुझे कत्ल कर देगा। क्या तू उससे डरता है? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है, ये दूसरी बात है, और जाहिर है मैं उसमें मुदाखलत नहीं कर सकूंगा। लेकिन अगर मैं खुद लाबून से कह दूं कि मैं उसकी नहीं तोसे की मलकियत बनना चाहती हूँ, तो लाबून इसके बाद क्या करेगा? तोसे ने खुशी से दीवाना होते हुए कहा, और अगर तू ये कह रहा है गार्था, तो बुजुर्ग ये तस्लीम नहीं करेंगे कि लाबून तुझ पर अपना हक जमा सके। ये तो हकीकत है कि यहाँ दोनों की पसंदीदगी की यकजायत का बायस बनती है। आकाश तू ऐसा कर ले तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी संवर जाए। तू तो बहुत ही अनोखी, बहुत ही अजनबी है। ऐसा करेंगे तो उसे, मगर जरा एहतियात और इत्मीनान के बाद।
कहा कि मैं तो तेरी इस दुनिया में अजनबी हूँ और नई हूँ, और जैसा कि तू मेरी मोहब्बत का दावेदार है, जरा मुझे ये तो बता कि यहाँ जिंदगी क्या है और क्या कुछ होता है यहाँ। थोरान जो तेरा सरदार है किस मजाज का इंसान है, उसकी उम्र क्या है और औरत के बारे में क्या नजरिया रखता है। क्या थोरान एक से ज्यादा बीवियां रखते हैं? हाँ, उसकी खिलवत में बहुत सी हसीन लड़कियां होती हैं और वो तो वाकई खुश नसीब है। जहाँ कहीं देखा जाता है उसका खादमाओं का गोल उसके साथ होता है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि उसकी किसी खादमा की तरफ नजर उठा जाए। ऐसा करने वाले को सजा मिलती है। क्या सजा होती है? उसे पत्थरों की वादियों में पहुंचा दिया जाता है, जहां जमीन के कीड़े उसे चाट लेते हैं और फिर उनके सूखे पिंजर उन्हीं पत्थरों में पड़े सड़ते रहते हैं। थोरान यहाँ सबसे बड़ी कुव्वत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी कुव्वत सलानूबिया के पास होती है, और सलानूबिया अक्सर तरदाना में ये ऐलान कर दे कि आज से उसने शस्ता और सबेरा के नाम खत्म कर दिए और सब तरदाना वाले कहलाएंगे, तो ना सबेरा वालों की ये मजाल कि उससे इनकार करें और ना ही शस्ता वालों की, क्योंकि सलानूबिया का हुक्म आफाकी हुक्म की हैसियत रखता है और उससे इनकार करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन सलानूबिया तो सिर्फ शस्ता की मलकियत है। हाँ, ये हमारे जादूगरों का कमाल है। शस्ता के जादूगर यकजा हो गए हैं और यही तश्ता की सबसे बड़ी कामयाबी है, जबकि सुबेरा के जादूगरों में यकसारियत नहीं है। वो अपने अपने जादू के साथ अलग अलग जिंदा हैं और किसी की बात नहीं मानते। यहाँ तक कि सुबेरा का सरदार टेलान भी अपने जादूगरों के ज़ेर असर रहता है। जादूगरों ने सलानूबिया को अपने साथ शामिल किया है और सलानूबिया वही अहकामात देती है जो जादूगरों के लिए पसंदीदा हो। सो ये कफियत है। खूब, बहुत खूब। और थोरान कहाँ पाया जाता है? उसकी रिहाइशगाह कुछ दूर है। मेरा भाई लाबून उसी के पास तो गया हुआ है। यूं गार्था ने बहुत सी मालूमात तोसे से हासिल कर ली और गालबन ये तोसे लाबून और उसके छोटे से खानदान की खुशबख्ती थी कि इस तरह थोरान का नाम सामने आ गया, वरना गार्था ने सोचा था कि अब तोसे और लाबून में चैकलश करा दी जाए और उसके बाद लाबून का खेल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लाबून अब उसके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, बल्कि असल अहमियत उन बड़ों की थी जो तश्ता में अपनी आवाज रखते थे और जिनके अहकामात अव्वल हुआ करते थे। गार्था ने सब्र किया और फिर थोड़ी देर के बाद वो तोसे के साथ वापस उसकी रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ी। लाबून इन तमाम अफराद के साथ थोरान के सामने पेश हुआ जिन्हें वो नई दुनिया से समेट कर लाया था। लाबून के चेहरे पर खौफ के आसार थे। वहां तक तो वो कामयाब रहा था जहां उसने अखनातून हासिल किया था और उसके बाद सुबेरा के कैदियों को लेकर चल पड़ा था, लेकिन इख्तिताम बहुत खिलाफ तवक्का हुआ। गो मैं लाबून की गलती नहीं थी, लेकिन उसे खौफ था कि थोरान उससे सवालात करेगा और हो सकता है वो सजा का मुर्तकिब करार पा रहा है। थोरान एक अयाश तबा इंसान था। उसे जादूगरों की हमायत हासिल थी और सबसे बड़ी हमायत ये थी कि उसके लिए एक सलानूबिया उसकी सरपरस्त थी और अजीम जादूगर उस पर मेहरबान। बस यही वजह थी कि थोरान उन पर बहुत बड़ा मकाम रखता था और अपने तौर पर आजाद जिंदगी गुजार रहा था। गर्ज ये कि लाबून थोरान के सामने पहुंचा और थोरान ने सर्द निगाहों से उसका इस्तकबाल किया। जादूगर उसके इर्द गिर्द मौजूद थे, लेकिन जादूगरनियां भी थी, यानी वो लड़कियां जो उसे हमेशा मुतदिल रखा करती थी। थोरान ने लाबून को करीब आने का इशारा किया और वो तमाम लोग भी जो साथ आए थे और जिनका तल्लुक तश्ता से था। तब थोरान ने कहा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं लाबून, क्योंकि हालात में हमारी भी कोताहियां शामिल थीं, यानी हम तेरी सही रहनुमाई ना कर सके और ये इल्म ना हो सका हमें कि तेरा समुद्री जहाज किस हिम्मत जा रहा है। हालांकि यहाँ तेरे इस्तकबाल के लिए वही तैयारियां की गई थी जो सबेरा वालों ने की और जिनकी तुझे हदायत दी गई थी। लाबून के जान में जान आई और उसने मुअद्दब लहजे में कहा, मुअज़्ज़ज़ थोरान, जो हुआ सो हुआ। मैं इसमें अपना कसूर ज्यादा समझता हूँ कि आखिरी लम्हात में मुस्तैद ना रहा, लेकिन इस नई दुनिया में मैंने जो कुछ किया वो तेरे लिए दिलकशी का बाइस होगा। चंद ऐसे बुजुर्ग भी शामिल थे और थोरान उनके दरबार में मौजूद थे। सो ये हुआ कि जादूगरों की इमा पर यहाँ थोड़ी सी आज़ादी बख्श दी गई थी और रागो रंग की महफिलें जम जाती थी। पिछले दिन जब सोबेरा के सरदार टैलान का पैगाम मसूल हुआ था और जादूगरों को लाया गया, तो वो एतदाल पसंद बूढ़े ये कहने पर मजबूर हो गए कि सोबेरा का टैलान
बेशक नौजवान है, लेकिन बूढ़ों की सरपरस्ती में उसने अमन से जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा है और उसके अंदर वो अहमकाना जोश नहीं है जो आंखें बंद करके आग की दीवारों की तरफ दौड़ पड़ता है। और उन्होंने टैलान की बात को पसंद किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जादूगर ने थोरान को क्या मशवरा दिया है। जादूगरों का फैसला खुफिया था और उन्होंने कहा था कि खामोशी के साथ टैलान की हर बात मंजूर कर ली जाए और उसके तमाम कैदियों को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि ये बेमसरफ लोग हैं, जबकि उनके इवज जो लोग वापस आ रहे हैं वो निहायत कीमती हैं और आइंदा चलकर वो शस्ता की तकदीर बदल देंगे और सोबेरा का नामो निशान मिट जाएगा। सो थोरान ने उन्हीं के हुक्म के मुताबिक हदायत की थी। जादूगर बेहद खुश थे कि चालाकी से उनका कार आमद लोगों को यहाँ बुलाने में कामयाब हो गए। सो जब लाबून ने ये इंकशाफ किए और थोरान के अंदाज में वो चीज ना पैदा हुई जिसकी तवक्का वो लोग कर रहे थे, तो उनके अंदर बेचैनी पैदा हुई। थोरान ने लाबून से कहा, सोबेरा की कैद में रहकर तूने लाबून क्या अपने अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा की, या तेरे साथ आने वालों ने ये सोचा कि जब तू यहाँ आएगा तो इन तमाम चीजों को चौपट कर देंगे जिन्हें वो सीख कर आए हैं। मैं समझा नहीं मुअज़्ज़ज़ थोरान, समझना बेहद जरूरी होता है क्योंकि ना समझी मौत की अलामत समझी जाती है। और लाबून मुझे ये बता, क्या तू उन सब का नुमाइंदा है या मैं उनसे उनके बारे में मालूमात हासिल करूं? मैंने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इस हद तक कबूल की मुअज़्ज़ज़ थोरान कि उन सब को यकजा करूं और उसके बाद जिस तरह भी मुमकिन हो सके उन्हें तरदाना वापस ले आऊं। और ये सब बराबर की हैसियत के मालिक हैं, तो बेहतर ये होगा कि इन्हीं से सवाल कर। थोरान ने जादूगरों की एमा पर उनमें से एक एक को तलब करना शुरू कर दिया और उनसे सवालात करने लगा। वो सब दुनिया की बातें बता रहे थे और अपने अपने कारनामे सुना रहे थे। थोरान और जादूगरों को उनकी जानिब मतवज्जा थे। उस नई दुनिया की लातादाद कहानियां उनको सुनने को मिली। वो कहते थे कि जानवर सवारी के लिए बेमकसद होते हैं, बल्कि ऐसी सवारियां बनाई जा सकती हैं जो आग और पानी पीकर दौड़ती हैं और बेशुमार इंसानों को अपने अंदर समो लेती हैं। यूं फासले कम हो जाते हैं। उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर जादूगर भी शशदर रह गए और एक जादूगर ने, जो आग का जादूगर था, हैरान लहजे में कहा, इसका मतलब है उनका जादू तो आसमानों तक पहुंच चुका है। हम तो बिल्कुल ही पीछे रह गए। बाद में प्रोफेसर बैरन की बारी आई और थोरान ने उन बैरन को देखते हुए कहा, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम बैरन हो। बैरन और तुम्हारे बाप का नाम हामर था। तूने बिल्कुल सही पहचाना मुअज़्ज़ज़ थोरान। और क्या तुझे ये याद नहीं कि मैं और तू एक साथ तरदाना की सरजमीन पर समुंदर का सफर किया करते थे? बहुत अरसा हो गया। बहुत सी ऐसी सूरतें बाद औकात निगाहों से उजल हो जाती हैं जिनके साथ बड़ा वक्त गुजरा हो। और बैरन, मैं तुझे पहचान गया। तू कैसा है मुझे बता, खुश तो है ना? हाँ, और अनोखी दुनिया से तू यकीनन अनोखा जादू लेकर आया होगा। जो जादू मैं उस दुनिया से लेकर आया हूँ वो बड़ा कारआमद साबित होगा और मैं तरदाना की सरजमीन को गुलजार बनाने में अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करूंगा। लेकिन यहाँ मुझे कुछ बदले हुए रंग नजर आ रहे हैं। मैं उस दुनिया से क्या जादू लाया हूँ वो तो एक अलग बात है, लेकिन इन मुअज़्ज़ज़ जादूगरों की मौजूदगी में और उन अमन पसंदों की मौजूदगी में मैं चंद बातें उस दुनिया के बारे में तुझे बताना चाहता हूँ। हाँ जरूर, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, थोरान ने कहा। मुअज़्ज़ज़ थोरान, बुनियादी चीज ये है कि उस दुनिया का आगाज अमन पसंदी पर हुआ। गुरूर बनाकर रहने के गुर तलाश किए गए और उसके बाद जब ये दुनिया मोहब्बत की दौलत से माला माल हो गई तो उन्होंने नफरत का आगाज किया। और मोहब्बत और नफरत का फर्क सिर्फ इतना नुमाया है कि जो आसानी महसूस किया जा सकता है। तवारत में नहीं जाऊंगा। इस दुनिया ने अपने लिए आसाइशें तलाश कर ली, लेकिन उन आसाइशों ने उसे निगल लिया और आहिस्ता आहिस्ता निगलती चली जा रही हैं। और तू इंतजार कर उन लम्हात का जब कुछ दिन के बाद उनके दरमियान एक भयानक जंग होगी। जमीन से आसमान तक आग ही आग होगी और उस आग में जलकर वो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी ये आग बड़ी मेहनत से खुद ही तैयार की है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाकयात होते रहते हैं जो उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने अपने लिए जो खौफ पैदा किया है वो हकीकी है। और तू यकीन कर, वो लोग खुद अपने लिए हथियार बनाते हैं और बाद औकात हथियारों की इन जखीरों में आग लग जाती है जो खुद ही अपनी तबाही का बाइस बन जाते हैं। फिर मातम करते हैं और रोते पीटते हैं और दुनिया उनसे हमदर्दी करती है।
लेकिन जो हमदर्दी करने वाले होते हैं उन्हें ये अंदाजा होता है कि ऐसा ही हथियारों का एक जखीरा उनके पास मौजूद है जिसमें किसी भी दिन आग लग सकती है और वही लम्हा तान पर नादल हो सकते हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है मुअज़्ज़ज़ थोरान, तो दुनिया वो पागलों की दुनिया है जो जानबूझकर ऐसे गढ़ों की जानब दौड़ लगा रहे हैं जिनका इख्तिताम तबाही और बर्बादी पर होता है। और मैं तो बड़ा मसरूर हूँ इस बात पर कि तरदाना तक वो तबाही नहीं पहुंची, और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि इस तबाही को तरदाना की तबाही नहीं बनना चाहिए और उसे दूर ही से रोक देना मुनासिब होगा। सो जैसा कि टैलान ने कहा है कि हम जादूगरों के जादू को किसी भी तरह अमली शक्ल नहीं देंगे और अमन पसंदों के साथ ही रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आ सकता है जब तरदाना सिर्फ तरदाना ना रह जाएगा और सोबेरा और तश्ता का नामो निशान ना रहे। सो क्या ये बेहतर ना होगा कि उन जादूगरों से कोई काम ना लिया जाए, बल्कि सारा जादू अमन मोहब्बत का जादू बन जाए और तरदाना में फूल ही फूल खिले रहें। जादूगरों में एक हंस पड़ा जो रोशनी का जादूगर था, तो उसने कहा, लो ये आया है इस दुनिया से मोहब्बत का पैगाम लेकर। अहमक नहीं जानता कि बर्तरी क्या शय है और इंसान की अजमत क्या चीज होती है, और जो इन चीजों को जानता ही ना हो वो भला क्या मशवरा दे सकेगा। ऐ शख्स, क्या तेरा नाम बैरन है? ये बता कि तू इस दुनिया से कौन सा जादू लाया है। अगर मेरे जादू की बात की जाती है तो फिर मैं वहां से सिर्फ मोहब्बत का जादू लेकर आया हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, प्रोफेसर बैरन ने सर्द लहजे में कहा। और रोशनी का जादूगर फिर हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, हकीकत ये है कि तू बुज़दिली का जादू लेकर आया है और ऐसे जादूगर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। थोरान ने कहा, हमारा मकसद जो है अगर उसकी तामील ना हुई तो ये तवील तरीन जद्दोजहद बेकार होगी। बेहतर ये है कि अब हमें उन लोगों से गुफ्तगू करने दे। थोरान ने कहा, मुअज़्ज़ज़ जादूगरों का रास्ता मैंने इससे पहले कभी रोका है और न अब रोकने का इरादा रखता हूँ। जादूगर सवाल कर सकते हैं। तब वो जो सही महनों में शस्ता हमें बरसरे इक़्तिदार थे आगे बढ़े और उन्होंने एक एक शख्स से उसके बारे में पूछा। एक शख्स ने कहा, हकीकत यह है कि वहाँ आगो आहन का जादू सबसे बड़ी कुव्वत रखता है और जिसके पास ये जादू की ताकत है वो बहुत बड़ी हैसियत रखता है। आग का तूफान नाज़िल कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, और उसकी एक मिसाल मैं इस शक्ल में देता हूँ कि प्रोफेसर बैरन ही नहीं बल्कि तमाम लोग इसके गवाह हैं। हमारा वो जहाज जो हमें लेकर तरदाना वापस आया ऐसे लोगों के सामने आ गया जो उसकी तबाही के ख्वाहिशमंद थे। तभी जहाज पर थ्योर के बेटे ने उन पर आगो आहन का जादू नाज़िल कर दिया, और कभी हमने जो देखा वो नाकाबिले यकीन था कि शोले फिजा में परवाज़ कर रहे थे और आने वालों पर तबाही नाज़िल हो रही थी। यहाँ तक कि उनसे बचा लिया और हमारे जहाज को, वरना शायद हम तरदाना तक ना पहुंच पाते। आह, क्या शोलों का जादू इस कदर ताकतवर है। यकीनन तब तो फिर हमें शोलों का जादू हासिल करना होगा। आग के जादूगर, तेरा क्या ख्याल है? रोशनी के जादूगर ने दूसरे शख्स से सवाल किया। मैं अपने तौर पर यह बता सकता हूँ कि आग बहुत ताकतवर चीज होती है और अगर हम उसे दूसरी जगह तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन हमें उसके लिए एक मजबूत आग दरकार है, और ये शख्स जो आग का जादू सीख कर आया है बता सकता है कि ऐसा कौन सा जरिया हो सकता है। हाँ, वो आग इस जगह से हासिल की जा सकती है जहाँ दलदलों से धुआं उठता है, और मैंने जिस कदर मालूमात हासिल की, एक शय होती है जिसे वो लोग गंधक का नाम देते हैं। गंधक आग की तकमील के लिए बड़ी अहम चीज है, और भी बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो गंधक में शामिल करके उनसे ऐसे गोले बनाए जा सकते हैं जो बज़ाहिर पत्थरों की शक्ल के होंगे, लेकिन जब वो किसी जगह जाकर गिरे तो जमीन से रगड़े और उसके बाद वो ऐसा धमाका पैदा करते हैं कि चट्टाने जमीन बोस हो जाएं और आग इतनी ऊंची बुलंद हो कि उस दायरे की जो चीज आ जाए वो जलकर खाक तर हो जाए। सबकी आंखें हैरत से फटी हुई थी। थोरान ने कहा, उस जगह जहाँ दलदलों से धुआं उठता है वो शय पाई जाती है जिसका नाम तूने लिया था। वो धुआं इसकी मिलावट से बुलंद होता है, और ये तमाम तरकीब मैंने सीखी है कि किस तरह गंधक हासिल की जाए। तो उन लोगों के दरमियान क्यों खड़ा है, हमारे पास आ जा। जादूगरों ने कहा, और वह शख्स मुस्कुराता हुआ जादूगरों में जा शामिल हुआ, गोया जादूगर हो गया। उसके बाद थोरान का काम बाकी ना रहा और जादूगर खुद ही अपने काम के लोगों को तलाश करते रहे जो नई दुनिया से आए थे। उनमें से कोई ना कोई जादूगरों के लिए कार आमद साबित हुआ। यूं बहुत से अफराद उन्होंने अपने दरमियान समेट लिए और थोरान खामोशी से तमाशा देखता रहा। उसके बाद ये सिलसिला खत्म हुआ तो थोरान ने लाबून से कहा,
लाबून, तेरी वजह से हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो बुरा ना रहा, इसलिए तुझ पर कोई जुर्म आयद नहीं होता। जा अब आलम लोगों की तरह उनमें शामिल हो जा और अपने काम में मसरूफ रह। तुम्हारे साथ जो लोग आए उन्होंने अपनी अपनी अफादियत जाहिर कर दी। जब आग के जादूगर ने वापसी का तकाजा किया तो थोरान ने उन्हें मोहब्बत से रुखसत किया और वो अपने साथ उन लोगों को ले गए जो अपने अपने जादू लेकर आए थे। और प्रोफेसर बैरन अपनी बेटी सैंड्रा के साथ वहीं मौजूद रहा। तो थोरान ने बैरन से कहा, तू आ बैरन, मेरे साथ कुछ वक्त गुजार। और तूने जैसा बताया कि ये तेरी बेटी है, हाँ ये उसी दुनिया से आई है, तो मेरे लिए भी बेटी की मानद हुई, आ मेरे साथ आ। तब थोरान जो शस्ता का सरदार था बैरन को इज्जत से अपने साथ ले गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। वो प्रोफेसर बैरन की खामोशी को भी महसूस कर रहा था। तब उसने प्रोफेसर को बिठाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तू गमज़दा है, लेकिन यहाँ तरदाना में अब यही सब कुछ जारी हो गया है और मैं सरदार इसलिए हूँ कि जादूगरों से तावन करता हूँ। लेकिन तू जरा ये बता, सोबेरा में ये सब कुछ नहीं है। मैं सोबेरा में चंद लम्हात कैदी की हैसियत से गुजार कर आया हूँ और ये नहीं कह सकता कि वहाँ जादूगरों का क्या मकाम है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वहाँ भी जादूगरों का गलबा होगा। लेकिन ये देखा मैंने कि सोबेरा के सरदार टेलान ने उन तमाम लोगों को इज्जत के साथ रिहाई दे दी और यकीनन उसके दिल में नेक जज्बे थे। उसने सबको तलकीन की थी कि वहाँ जाकर मोहब्बत के जादू पर यकीन रखें और अमन व अमान हर लिहाज से बेहतर होता है। गोया अगर वहाँ जादूगरों का गलबा भी है तो वहाँ के जादूगर तबाही और बर्बादी पर यकीन नहीं रखते। जबकि थोरान में जो कुछ तुझे बता रहा हूँ वो तीसरी दुनिया की बुनियाद पर, और उसमें मेरा और कोई मकसद नहीं है। हकीकत यह है कि मैंने देखा जहाँ नफरतें परवान चढ़ी वहाँ तबाही तहरीर हो गई और कभी उस जगह बेहतरी ना हुई। मैं एक पोइश गोई कर सकता हूँ थोरान, जरा इस बात पर गौर कर ले और मेरी बात का बिल्कुल बुरा ना मानना। सोबेरा अगर अमन की सरजमीन है और वहां से मोहब्बत के धुएं उठते हैं तो फिर ये समझ ले वो कायम रहेगा। जबकि थोरान नफरतों की गोद में परवान चढ़ रहा है। मेरी मुराद शस्ता से है, क्योंकि शस्ता थोरान ही के नाम से मंसूब कर दिया गया है और ये मेरा तजर्बा है इस दुनिया में भी और इसके अलावा अकल से भी कि नफरतों को कभी पायदारी नसीब नहीं होती। थोरान के चेहरे पर गम के तासरात उभर आए। उसने कहा, मेरे दोस्त बैरन, तू ये जानता है कि जादूगर तो हमेशा ही तरदाना पर काबज रहे और उनके बगैर कुछ ना हुआ। असल हुकूमत तो उन्हीं की होती है, बल्कि अब तो सलानूबिया भी कोई हैसियत नहीं रखती और वह सिर्फ जादूगरों की एक तख्लीक रह गई है और ये जादूगर हैं, बिल आखिर कुछ ना कुछ कर ही रहेंगे। हाँ, ऐसा ही लगता है। जमीन की तकदीर में तबाही है, वहां भी और यहाँ भी। और मैं तुझे एक और बात बता दूं, थोरान के इन लोगों के साथ मेरा मतलब है उन जादूगरों के साथ एक औरत भी आई है। वो इस दुनिया से ताल्लुक रखती है जो तुम लोग उसे कोई अहमियत ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका नाम गार्था है और लाबून उसे गैर मुतल्लक समझकर अपनी बस्ती में छोड़ आया है। लेकिन वो औरत सबसे बड़ी गंदक है और उससे हर तरह का बारूद तैयार होगा। ये मेरी पेशगोई है। तेरा मतलब है कि वो औरत बहुत खतरनाक है। ना सिर्फ खतरनाक, बल्कि यूं समझो कि वही औरत तुम्हारी तबाही का बाइस बनेगी। ये मेरी पेशगोई है। मगर लाबून ने ये जुर्म तो किया कि किसी ऐसी शख्सियत को अपनी बस्ती में छोड़ आया। हाँ, लाबून का जुर्म है कि वो औरत इस तरह माहौल पर हुक्मरानी करती है। मैं उसे फौरन तलब करूंगा, तुम फिक्र ना करो। मगर मुझे ये बता, अब मैं क्या करूं? जादूगरों ने इन सब को अपनी तहवील में ले लिया है और ये ना समझ थोरान के अगर ये जादू अगर इतना कुछ सीख कर आए हैं तो वो जो सोबेरा में कुछ ना कर पाए होंगे। तेरे एक आदमी ने आगो आहन के जादू की तारीफ करते हुए बताया था कि जब अखरत उन पर हमला हावर हुआ और कुछ लोगों ने उसे तबाह करने की ठानी तो एक नौजवान ने उन पर आग का जादू बरसाया और वह तबाह हो गए। वो नौजवान सोबेरा का बाशिंदा है और हाँ, अमन व अमान की बेहतरी का ख्वाहिशमंद। लेकिन अगर उसे ये पता चला कि शस्ता वालों ने आग का जादू तैयार कर लिया है और वह मुसलसल बद इरादे रखते हैं तो क्या वो खामोश बैठेगा? और मैं तुझे ये बता दूं, थोरान के वो इंतहाई ज़हीन नौजवान है और यकीनी तौर पर सोबेरा वालों के लिए एक मजबूत पहाड़ी दीवार साबित होगा। ये भी मेरी पेशगोई है। मैं जानता हूँ यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन बैरन मुझे मशवरा दे के क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर बैरन खामोश हो गया। इस सिलसिले में भी वो कोई मशवरा नहीं दे सकता था। उसने कहा, फिर मैं भी यह कहता हूँ कि
अगर तुझे मौका मिले तो बेखतरी की तरफ कदम बढ़ा। ये जादूगर तो शस्ता को बर्बाद कराए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अपनी जुबान बंद रख प्रोफेसर, जोर से ये बात कभी मत कहना, कभी ना कहना। मैं जानता हूँ लेकिन तू मेरा दोस्त है थोरान, इसीलिए मैं तुझसे ये बात कर रहा हूँ। इस औरत के लिए मैं लाबून को हुक्म दूंगा कि उसे मेरे सामने पेश किया जाए। प्रोफेसर बैरन कुछ देर के बाद सैंड्रा के साथ अपनी आरामगाह की जानब चल पड़ा। उसके जहन में तशवीश के साए थे और उसकी निगाहें मुस्तकबिल में दूर तक देख रही थी। बूढ़ी तोरना ने शाबान को अपना गर्विदा बना लिया था और शाबान को यह अंदाजा हो रहा था कि यहाँ आकर जो बेजारी और तन्हाई का एहसास उसके दिल में पैदा हुआ था वो तोरना की वजह से खत्म हो गया। तोरना की ममता भरी निगाहें उसका तवाफ करती तो वह बहुत सी मोहब्बतों को भूल जाता। दिल के गोशों में थेबूरा और शकाला का ख्याल बेशक था, लेकिन अब वो इतना मुस्तरब नहीं था। उधर सबूरा और टैलान की मोहब्बत उसे हासिल थी। नील अलबत्ता अब कुछ खिंची खिंची रहती थी और उसने शाबान से कोई खास गुफ्तगू नहीं की थी। जब से तूने मुझसे ये कहा है कि मुझे वापस दुनिया में जाना है तो यूं लगता है जैसे मुझे मेरे अस्त्राब का हल मिल गया हो। मैं पुरसकून दुनिया से बेपनाह प्यार करता हूँ, लेकिन जो प्यार मैं वहाँ छोड़ कर आया हूँ वो मेरे लिए औरों से भी अफजल है। असद शहराजी ने समुद्री मालूमात के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी थी और अब वो एक जजीरे पर पड़ा हुआ है और मेरी आंटी दर्दाना, जो दर हकीकत मेरे लिए माँ का दर्जा रखती हैं, वहाँ बेबस हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह भी बन पड़े मैं वापस जाऊँ और उस जजीरे पर उन लोगों को तलाश करूँ और उसके बाद उस दुनिया में मोहब्बत का ये पैगाम ले जाऊँ उन तमाम अशिया के साथ जो मुझे यहाँ से हासिल हुई हैं। तूरना, क्या ये मेरे लिए मुमकिन होगा? उसने पुरख्याल निगाहों से शाबान को देखा और कहा, हाँ बेशक मुमकिन होगा, लेकिन इंतजार करना होगा, तुझे तवील इंतजार। और क्या तू ये जानता है शाबान के तेरा बाप थेबूर हवाओं का जादूगर था। अभी तक मैंने तेरी जुबान से ये नहीं सुना कि हवाओं का जादू क्या होता है। तोरना, तेरे साथ मुझे इतना अरसा ही कितना हुआ है। मेरी माँ, तुझसे तरदाना के बारे में हर सवाल करना चाहता हूँ और बहुत सी आरजुएं हैं, लेकिन मेरी अक्ल ये भी कहती है कि अचानक ही हद से ज्यादा सरगर्मियां शुरू कर देना मुनासिब नहीं होता और जल्दबाजी हमेशा ही नुकसानदा होती है। तूरना मुस्कुरा दी, फिर उसने कहा, तो मैं ये कब कहती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा ज़हीन और समझदार हूँ। शाबान एक ऐसा नौजवान है जिसने बहुत से अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हैं और मेरी अक्ल बूढ़ी है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता, बल्कि मेरी मुराद कुछ और है। मैं बहुत सी बातें तुझसे पूछना चाहता हूँ और उसके बाद बहुत से अमल भी करना चाहता हूँ जो मेरे जहन में मौजूद हैं। तूने मेरे बाप की बात की और मुझे इस बात पर खुशी है कि वो भी जादूगरों में शामिल था। उसका जादू मामूली जादू नहीं था और अगर तुझे इससे दिलचस्पी पैदा हुई तो मैं तुझे उसके बारे में बता सकती हूँ। आज एक इंकशाफ कर रही हूँ, हवाओं का जादू क्या है। तुझे उसके बारे में तफसीलात बताऊंगी। मैं मच्छरों की इस बस्ती में साकत हो चुकी थी और ख्याल था कि जब तक जिंदा रहूंगी वहीं रहूं, लेकिन ये तो था शाबान जिसने मेरे अंदर एक नई जिंदगी बेदार की। और जब मुझे ये इल्म हो गया तो मेरी तरह तरदाना का पाशिंदा है और यकीनी तौर पर कोई ऐसा अमल हुआ है जिसकी बुनियादों पर तू वहां पहुंचा तो मेरे अंदर दूसरे ख्यालात परवान चढ़ने लगे और फिर मैंने अपने जादू की मशक की और उसके बाद तेरा ताक़ब करती रही। उससे पहले इस जादू के बारे में जो कुछ मैं जानती थी उससे मच्छरों की मदद करती रहती थी। तूने यकीनन नहीं देखा होगा, लेकिन असद शहराजी ने देखा था कि मैंने जो अपनी रिहाइशगाह बनाई हुई थी वहां कुछ ऐसी तीरें तैयार की थी जो हवाओं के रुख का पता देती थी। और जब वो मछेरे साहल पर अपनी कश्तियों को दुरुस्त कर रहे होते और उसके बाद समुद्र में जाने की तैयारियां करते तो मैं उन्हें बताती कि आज समुद्र में तूफान आएगा या नहीं। दर हकीकत हवाओं से मेरी शनासाई थी और मैं उन्हीं हवाओं की शनासाई की बुनियाद पर उन्हें तूफानों से बचाया करती थी। यहाँ तक कि जो कुछ भी मुझसे हो सकता था मैं करती थी उनके लिए, इसलिए वो मेरी इज्जत किया करते थे और मुझे एक जादूगर तस्वर कर लेते थे। उनके यहाँ जादू का तस्वर जरा मुख्तलिफ ही था। ना जाने मेरे चले आने के बाद उनका क्या हाल हुआ हो, लेकिन बहर तौर वो उनकी अपनी जिंदगी थी। मगर हवाओं का जादू क्या होता है और तू इस जादू से मेरा ताक़ुब कैसे करती थी? आज जब हम वापस अपनी रिहाइशगाह में चलेंगे तो मैं तुझे वो चीजें दिखाऊंगी जो तेरा बाप यकीनी तौर पर तेरे लिए छोड़ गया है। वो क्या चीजें हैं जो हवाओं का इल्म है? क्या मेरी इस रिहाइशगाह में ऐसी कोई चीज मौजूद है? हाँ, ताज्जुब है, मैं उससे अभी तक ना वाकिफ हूँ। मैं तुझे उससे वाकफियत करा दूंगी। मुझे बहुत सी बातें बड़ी दुख भरी महसूस होती हैं। जब मुझे अपनी इस दुनिया में वापस जाना ही है तो मैं यहाँ से वो इल्म ले जाना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने तुझसे कहा और मैं उसे तहरीर करना चाहता हूँ।
मैं तेरा मतलब समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ कागज कलम का रिवाज नहीं है। मगर तू फिक्र ना कर, आवाज के जादूगर भी लाश से मुलाकात करेंगे। वो आवाजों की तरतीब जानता है और ना जाने उसने अपने इस फन में कहाँ तक तरक्की की है। वो यहाँ से बहुत फासले पर, वहाँ पहाड़ों में पर जहाँ जादूगरों का बसेरा है, मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ? इसके लिए अभी हमें तवील वक्त दरकार होगा और मैं ये चाहती हूँ कि तू अपने बाप का इल्म अच्छी तरह सीख ले। मगर मुझे ये इल्म कौन सिखाएगा? मैं, तूरना ने जवाब दिया और शाबान हैरान निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, क्या ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल, मैं तुझे ये इल्म सिखाऊंगी, तूरना ने जवाब दिया और शाबान मसरूर नजर आने लगा। उसके बाद वो बेचैन हो गया और उसने कहा, मैं वापसी चाहता हूँ, और तूरना ने आमादगी का इजहार कर दिया। वो अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गए। शाबान बुरी तरह बेचैन हो गया था। और वो गोशा कौन सा है जिसकी निशानदाही तूने की? तूरना ने गर्दन हिलाते हुए कहा, आ मैं तुझे दिखाऊं। तूरना एक जगह जाकर रुक गई और फिर उसकी पुरइसरार आवाज उभरी, ये तेरे बाप थैबूर की सहरगाह है। लाबून थोरान के पास तमाम साथियों के साथ गया था जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया था और जिन्होंने कैद से रिहाई हासिल की थी। लेकिन लाबून तनहा नहीं था, उसके साथ 8 अफराद और थे, और ये वो थे जिन्हें थोरान उसके साथ गार्था को लेने भेजा था। और इस वक्त लाबून खुद भी बुरी तरह परेशान हो गया था। यहाँ आने के बाद गार्था, मुझे बहुत सी बातों का इल्म हुआ है। लाबून ने गार्था से कहा, क्या लाबून? यही कि शस्ता अब वो शस्ता नहीं रहा है जो मैं छोड़ कर गया था। पहली बात तो ये कि यहाँ जादूगरों की मुकम्मल हुक्मरानी कायम हो गई है, और ये बात तो खैर हम सब जानते हैं कि जादूगर हमेशा से ताकतवर रहे हैं और जो कोशिशें वो कर रहे हैं वो उन्हें मजीद ताकतों के हसूल में मदद करेंगी। लेकिन अब तो हर शख्स अपनी सोच का मालिक बन गया है और मुझे ये खौफ महसूस हो रहा है कि शस्ता कहीं किसी बदतरीन हादसे का शिकार ना हो जाए। कोई ऐसी अहम बात हुई है लाबून जो तेरे लिए परेशान कुन है? हाँ, 8 आदमी मेरे साथ आए हैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए। कहाँ? थोरान के पास। गार्था दिल ही दिल में उछल पड़ी थी। ये तो उसकी ख्वाहिश थी कि वो शस्ता के सरदार के पास पहुंच जाए, लेकिन ये आरज़ू इस तरह बगैर किसी मेहनत के कैसी पूरी हो जाएगी, उसके तसव्वुर में भी नहीं था। ताहम उसने परेशान चेहरा बनाते हुए कहा, थोरान मेरा क्या करेगा? यही तो सबसे बड़ा खौफ है, यानी यही कि वो औरत परस्त है और तू इस कदर हसीन कि कोई भी तुझे देखकर तेरा दीवाना हो सकता है। थोरान तुझे दर हकीकत किसी भी मकसद के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन ये खदशा लाहक है मुझे कि वो कहीं पर तुझे पसंद ना कर बैठे। गार्था मुस्कुरा दी, फिर बोली, क्या यहाँ मेरा मतलब है तुम्हारी शस्ता में अगर कोई किसी को पसंद कर ले तो क्या उस पर उसकी अजारादारी कायम की जाती है? नहीं, लेकिन सरदार को यह हक हासिल है, और अगर तू इसका साथ ना देगी और अगर वो तुझे चाहेगा तो फिर किसी की ये मजाल ना होगी कि वो तुझे अपने लिए समझ सके। हाँ, ये जरा तशवीश की बात है, लेकिन तुझे जाना होगा। मैं भला उसके हुक्म की सरताबी कैसे कर सकता हूँ? तू फिक्र न कर लाबून, मैं थोरान को ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगी कि वो मुझे वापस तेरे पास पहुंचा दे। ये तुझे करना होगा गार्था, मैं तुझे बहुत चाहने लगा हूँ। मैं जानती हूँ लाबून कब जाना होगा मुझे। बाहर वो लोग मौजूद हैं जो तेरा इंतजार कर रहे हैं। गोया अभी ठीक है, तुझे फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। गार्था खुशी से दीवानी हो रही थी, लेकिन अजहार करना इस वक्त मुनासिब नहीं था। अलबत्ता जो तैयारियां उसने की वो ऐसी थी कि लाबून दिल पकड़ कर रह गया और उसने मुस्तरबाना अंदाज में कहा, आह ये तूने क्या किया? क्यों? इस सूरत में तुझे देखकर थोरान पागल हो जाएगा। वो हुस्न परस्त है, मैंने तुझसे कहा, लेकिन तूने मेरी बात पर गौर नहीं किया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मेरी फितरत का एक हिस्सा है। क्या तुझे मेरी दुनिया के इक़्तिदार नहीं मालूम? हम लोग जब कहीं जाते हैं तो इसी अंदाज में जाते हैं और यही मुनासिब लगता है। लेकिन आखिर तू फिक्रमंद क्यों है? मैं जो कुछ तुझसे कह चुकी हूँ उस पर यकीन रख और मेरा एतबार कर। यकीनन मैं तेरे पास ही वापस आऊंगी। तुझे मेरे लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। लाबून खामोश हो गया और उसके बाद गार्था वहां से चल पड़ी। लाबून उसके साथ था और वो उन 8 आदमियों के साथ एक बार फिर थोरान के पास पहुंचा। थोरान अपनी रिहाइशगाह में था और ऐशो इशरत में मसरूफ था। उसे लाबून के आने की इत्तला मिली और वो लाबून का इंतजार करने लगा। गार्था लाबून की अकब में थी और इस वक्त 6 खूबसूरत लड़कियां थोरान के इर्द गिर्द मौजूद थीं। थोरान ने गहरी निगाहों से लाबून को और फिर उसके अकब में देखा और दूसरे लम्हे संभल कर बैठ गया। एक ऐसा शोला सुलगता हुआ नजर आया था जिसे देखकर उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं और यकीनन
तरदाना और शस्ता की औरतों में ये खूबी नहीं थी कि वो अपने आप को इस तरह बना संवार सकें और वो आम औरतों से इतनी हसीन हो जाएं, जबकि ये 6 नोखेज कलियां जो थोरान के इर्द गिर्द बिखरी हुई थी गार्था से कहीं ज्यादा हसीन और दिलकश थी। लेकिन दिलकशी तो वही होती है जो दूसरों के मन को भा जाए, और गार्था इस सिलसिले में अपना कमाल सिर्फ करती थी। थोरान ये भी भूल गया कि आने वाली हस्ती को उसने किस लिए तलब किया है, या फिर प्रोफेसर बैरन ने उसके बारे में किन अल्फाज में इजहार किया था। वो तो बस शौकी निगाहों से गार्था को देखे जा रहा था, और फिर अचानक उसने लाबून से पूछा, क्या ये वही औरत है लाबून जिसे तूने छुपाकर अपने पास रखा हुआ था? छुपाकर नहीं मुअज़्ज़ज़ थोरान, मैं तुझे बचा चुका हूँ कि उसे यहाँ लाने का मकसद क्या था। बेहतर ये है कि तू मेरे गजब को आवाज ना दे और यहाँ से वापस चला जा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लाबून ने कहा। एक निगाह गार्था पर डाली और उसके बाद वापसी के लिए मुड़ गया। थोरान अब भी पागलों की तरह गार्था को देख रहा था। फिर उसे एहसास हुआ कि वो 6 लड़कियां इस वक्त उसकी खिलवत में मदाखलत कर रही हैं। चुनाचा उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नीचे गिरा दिए और तमाम लड़कियां वापस चली गईं। अब सिर्फ गार्था रह गई थी और थोरान उसके सामने तस्वीर हैरत बना खड़ा उसे देख रहा था। तब गार्था मुस्कुराई और उसने झुककर अपना हाथ सर पर रखते हुए कहा, हसीन शस्ता के हसीन सरदार थोरान को गार्था ताजीम पेश करती है। तू तो खूबसूरत है। क्या तेरी दुनिया में औरतें इतनी ही हसीन होती हैं? मेरी दुनिया की बात ना कर मुअज़्ज़ज़ सरदार, वहाँ की यादें मैं अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, मुझे वो यादें याद ना दिला। मैंने तुझसे एक सवाल किया था, क्या तेरी दुनिया की औरतें इतनी ही हसीन होती हैं जितनी कि तू? मेरी दुनिया के बेशतर अफराद मेरे दीवाने थे, और उसकी वजह यह थी कि वहाँ भी मुझ जैसी शायद कोई भी ना हो। यही लगता है, और अब बहुत पहले की बात है कि जादूगर कहा करते थे कि हमारी इस दुनिया से ऊपर एक और दुनिया आबाद है और वहाँ हसीन औरतें रहती हैं। मुझे तो यूं लगता है जैसे जमीन की दुनिया से तेरा ताल्लुक ही ना हो और तू वहीं से आई हो। इसकी एक वजह है, गार्था ने कहा। क्या? थोरान बहुत अच्छी और हसीन नजर का मालिक है, और क्यों ना हो, उसके बारे में भी तो कहा जा सकता है कि वो इस सरजमीन का बाशिंदा ही नहीं लगता। को किस तरह जवाब देती है खूबसूरत लफ्जों में, और ऐसा तो कोई नहीं जो तेरे जैसा हो। आ मेरे पास बैठ, तुझे खड़े हुए देखकर मुझे अफसोस होता है कि कहीं तू थक ना जाए। गार्था वो दिलबरी से आगे बढ़ी और उसकी चाल में हजारों फितने जाग रहे थे। बेशक शस्ता की औरतें जवान थी, हसीन थी, जवानी की दौलत से माला माल थी, लेकिन उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें नहीं थी जो गार्था जैसी परसितम औरत में थी, और उसकी एक एक अदा थोरान को दीवाना किए दे रही थी। ऐसा तो उसने लाबून के साथ भी ना किया था, और ना ही अर्तका हाशमी के साथ, क्योंकि हर एक को उसने उसकी औकात में रखा था, और ये एक ऐसे इलाके का सरदार था जिसकी हुक्मरानी बहुत बड़ी बात थी। चुनाचा गार्था उस पर तमाम तर सलाहियतें सिर्फ कर रही थी और उसकी खातिर ख्वाह नताइज पा रही थी। वो एक तरफ बैठ गई और थोरान उसके सामने खड़ा रहा। मैं तो सब कुछ भूल गया, किस लिए बुलाया था मैंने तुझे? सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह एक आसमानी शाय मेरी कुर्बत में आ रही है। और तेरा नाम थोरान? हाँ, मैं शस्ता का सरदार हूँ। मैं जानती हूँ और खुश हूँ कि सरदार ने मुझे इज्जत बख्शी। मेरे दोस्त बैरन ने तेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या कहा था उसने मेरे बारे में? गार्था ने पूछा। यही कि तू बेहद खतरनाक है, ज़हीन है, चालाक है, और शायद उसने ये भी कहा था कि यूसुफ शस्ता के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी, और मैंने तुझे इसीलिए तलब किया था कि तुझे देखूं और अगर ऐसा पाऊं तो तेरे बारे में कोई मुनासिब फैसला करूं। गार्था हंस पड़ी। उसने कहा, तू ये कहा था प्रोफेसर बैरन ने मेरे बारे में, हालांकि इसके बारे में मैं ये कहती हूँ कि बहुत ही ज़हीन, बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा इंसान है। ये अपना अपना ख्याल है। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो मैं क्या कह सकती हूँ? वो अहमक है, और अब ये साबित हो गया कि वो वाकई अहमक है, और जादूगर दुरुस्त कहते हैं कि उसके बारे में वो वाकई एक बेवकूफ़ इंसान है। जादूगर क्या कहते हैं उसके बारे में? गार्था ने पूछा। उनका कहना है कि बैरन जिस जादू का जिक्र करता है, वो जिसे वो अमन का जादू और मोहब्बत का जादू कहता है, वो दर हकीकत बुज़दिली का जादू है, और वो कहते हैं कि बैरन बुज़दिल है और जंगो बद्दल से खौफ खाता है। इसमें कोई शक नहीं, शस्ता की हसीन सरजमीन पर ऐसे बुज़दिल लोगों का रहना शस्ता के मुस्तकबल के लिए खतरनाक हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ सरदार, मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर तू अपने शस्ता को बचाना चाहता है तो बहादुर लोगों को अपने दरमियान जगह दे और बुज़दिलों को खुद से दूर रख। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर तू मेरी बात करता है तो मेरी दुनिया को तो बिल्कुल अजीबो गरीब दुनिया है। यकीनन उसके बारे में तेरे साथियों ने तुझे बहुत सी
मालूमात फराहम की होंगी जिनमें प्रोफेसर बैरन भी शामिल है। मैं उसका तज़किरा अभी बिल्कुल नहीं करती कि तू समझेगा चौंका। उसने मेरे लिए दुश्मनी के अल्फाज कहे और मैं उसके जवाब में उसके लिए दुश्मनी के अल्फाज कह रही हूँ। लेकिन दूसरे लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी दुनिया में क्या होता है और मैं तो अपनी दुनिया में भी दूसरे लोगों से इंतहाई मुनफरिद हूँ। शस्ता के सरदार, तू मुझे तलब करके मुझसे क्या कहना चाहता है? मैं ना तो कुछ कहना चाहता हूँ और ना कुछ करना। कहा तो मैंने ये था कि लाबून से उसे लेकर जो फितना साज है, लेकर साबित ये हुआ कि फितना साज वो हैं जो तेरी बुराई करते हैं, गालबन इसलिए कि उन्हें तेरी निगाह इत्तफाक हासिल ना हो सकी होगी। शायद ऐसा ही हो, गार्था ने मुस्कुराते हुए कहा। जो कुछ भी मेरे दिल में होता है कह देने में कमाल रखता हूँ, और क्या मैं तुझसे ये कहना चाहूँ कि तू कह सकता हूँ कि तू मेरी अव्वल पसंद बन गई है। तेरे हुस्न जमाल ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया। गार्था हंस पड़ी और ये हंसी भी इतनी दिलकश थी और उसकी आवाज इतनी नगमाबार कि थोरान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आवाज की बात गश से लुत्फ अंदोज होने लगा। तब गार्था ने कहा, तू अपने आप को नहीं पहचानता थोरान। तेरी कुर्बत तो शायद हर वो औरत चाहे जिसने इस दुनिया में आंख खोली हो, और अगर तू किसी को खुद इस कुर्बत की पेश कर दे तो मैं समझती हूँ कि उससे बड़ी औरत और कोई नहीं होगी। थोरान खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने कहा, तो क्या तू मुझे ये मकाम दे सकती है? मैं तेरी गुलामी करना फख्र समझूंगी। तो मैं सब कुछ भूल गया, बल्कि मैं तो अब प्रोफेसर बैरन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे सामने तुझे जैसी औरत की निशानदाही की। गार्था इसकी खुशी का अंदाजा लगाने लगी और उसके दिल में मसरत के फूल खिलने लगे। वो तो सोच रही थी कि शायद इस वैश्य इंसान पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन वाकई ये तो कमाल की चीज निकला। और अब रह गए लाबून और तू से, तो उनसे जैसे तो बहुत से थे जो गार्था के लिए दिल में मोहब्बत रखते थे लेकिन उसे पा नहीं सकते थे। गार्था हमेशा इस मकाम पर हाथ डालती थी जिससे उसके मुस्तकबल के बहुत से रास्ते निकलते हों, और उसे एहसास हो रहा था कि अब शस्ता की तारीख में यकीनी तौर पर कुछ तारीख साज तब्दीलियां होने वाली हैं। शाबान उस जगह को देख रहा था। ये जगह तो उसने बहुत सी बार देखी थी और यहाँ उसे कोई खास चीज नजर नहीं आई थी। बस एक कमरे जैसा था जिसमें गैर जरूरी तौर पर दीवारों में सुराख बने हुए थे, लेकिन उन सुराखों में उन्हीं के बराबर पत्थर के टुकड़े ठोंस दिए गए थे ताकि सुराखों से हवा और मिट्टी अंदर न आ सके या फिर रोशनी। शाबान ने अपने बाप के घर का जायजा लेते हुए कई बार उन पत्थरों को उनकी जगह से हटाकर देखा था और यही अंदाजा लगाया था कि सुराख कुदरती हैं और यकीनन उसके बाप ने गिर्द और मिट्टी से महफूज रखने के लिए पत्थरों के ये टुकड़े उनमें नस्ब किए होंगे। बाकी और कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे काबिले तवज्जो कहा जा सके। लेकिन तूरना उस जगह को उसके बाप की सहरगाह कह रही थी। शाबान जानता था कि तूरना एक ज़हीन और तजर्बेकार औरत है और वह जो कुछ वो कहती है वो बेमकसद नहीं होता, लेकिन कुछ समझ में भी तो आए। ताहम वो खामोशी से तूरना के बोलने का इंतजार करता रहा। तूरना ने अपने लिबास से 2 पत्ते निकाले जो गालबन दरख्तों से तोड़े हुए थे। उसने दोनों पत्तों को एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया और उन्हें कमरे के वस्त में जमीन पर डाल दिया। शाबान उसकी तमाम हरकतों को बेगौर देख रहा था। फिर तूरना ने आगे बढ़कर एक सुराख से पत्थर का वो टुकड़ा निकाल लिया जो सुराख से आने वाली हवा और रोशनी को रोक रहा था। रोशनी की एक किरण सीधी उस जगह पर आकर पड़ी जहां वो दोनों पत्ते जमीन पर पड़े हुए थे। शाबान उसको बेगौर देख रहा था। तूरना आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सुराखों की जानिब बढ़ी और उसने उस सुराख से भी पत्थर हटा दिया। रोशनियां एक दूसरे को क्रॉस करने लगी, साथ ही साथ हवा भी आ रही थी। चुनाचा पत्ता हल्के हल्के लर्जने लगा और फिर तूरना ने उन दोनों के दरमियान में जरा बुलंदी पर एक और सुराख पर से पत्थर हटाया। हवा बज़ाहिर बहुत तेज नहीं थी लेकिन आ रही थी। पत्ता फिजा में बुलंद हुआ और उड़ता हुआ दूर तक चला गया। फिर वो नीचे गिर पड़ा। तूरना ने उसकी इस जगह से उठाकर फिर वापस उसी जगह रखा और उसके बाद उसने मुखालिफ सिमत से 2 ऐसे सुराख और खोल दिए। जून ही पत्ता ऊपर रखा गया, दफतन वो फिजा में बुलंद हुआ और उसी सिमत बढ़ा जिधर से वो पहले जाकर नीचे जाकर गिर गया था। लेकिन अचानक ही उन दोनों सुराखों से आने वाली रोशनी और हवा ने उसे फिर उसकी जगह से बुलंद किया और पत्ता फिजा में तकरीबन 7 या 8 फुट की बुलंदी पर मुअल्लक हो गया। गोया हवाओं का तनासब उस पर हावी आ गया था और पत्ता फिजा में एक जगह रुक गया। वो आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहा था और उसकी लर्जिशें शाबान को बहुत अजीब महसूस हो रही थी। दूसरी बात उसकी एक जगह रुक जाने की थी। गोया मुख्तलिफ सिमत से आने वाली हवाओं ने उसे बैलेंस कर दिया था और वो अपनी जगह रुक गया था। शाबान की समझ में बहुत सी बातें आने लगी। तूरना ने उस
हवाओं को काटने की कोशिश नहीं की और शाबान से भी कहा कि पत्ते पर जिस जिस सिमत से हवा और रोशनी पड़ रही है उसे काटने की कोशिश ना करे, बल्कि अगर उसे रुख तब्दील करना हो तो उनसे बचकर निकले। मगर शाबान तो अपनी जगह साकत था, अलबत्ता तूरना खुद ही उनसे बचती हुई झुकती हुई दीवार के एक और हिस्से की जानब बढ़ गई। यहाँ से उसने एक और सुराख से पत्थर निकाला और वहां से भी रोशनी और हवा अंदर आने लगी। तब शाबान ने पत्ते को एक मुनासिब रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए देखा। ये सुराख कुछ इस किस्म का था कि उसकी रोशनी कमरे के एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार तक पहुंचती थी और शाबान देख रहा था वो पत्ता जिसे असूली तौर पर जमीन पर गिर पड़ना चाहिए था 8 फुट की बुलंदी पर उस दीवार की जानब आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहा था। शाबान हैरान निगाहों से उस अनोखे जादू को देखने लगा और उसकी आंखें शिद्दते हैरत से फैलती रहीं, यहाँ तक कि पत्ता दीवार तक पहुंचा और फिर वहां साकत हो गया। तूरना ने और अमल किया और एक और सुराख खोला, जिसकी बुनियाद पर पत्ता वापस हवा और रोशनी के उसी दायरे में अपनी जगह जाने लगा और उस दीवार तक पहुंच गया जो सामने नजर आ रही थी। अब ये दिलचस्प और अनोखा जादू शाबान की तवज्जो का मरकज बन गया और वो एक एक बात समझने की कोशिश कर रहा था। तूरना काफी देर तक इस पत्ते को मुअल्लक रखे रही और उसे मुख्तलिफ सिमतों में सफर कराती रही। फिर उसने सुराखों की मजीद तब्दीलियां की और पत्ता तकरीबन 11 फुट बुलंद होकर छत के करीब पहुंच गया। वहां भी उसका सफर उसी तरह जारी रहा। शाबान का सर चकरा रहा था। दर हकीकत ये अनोखा जादू था। बिलाशुबा जदीद साइंस की दुनिया में इसका तस्वर मौजूद था, लेकिन जिस अंदाज में हवाओं को इस कमरे में कैद किया गया था, पता नहीं जदीद दुनिया में इस पर तहकीक हुई थी या नहीं। तूरना ने मजीद तब्दीलियां की और पत्ता जमीन पर आ रहा। फिर उसने वो सुराख बंद करना शुरू कर दिए और उसके बाद मुस्कुराहट होंठों पर सजाए शाबान के सामने आ गई। मैंने गलत तो नहीं कहा था, तूने अपने बाप की सहरगाह देखी। तूरना, तूने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। नहीं, ये तेरे बाप की हैरानगाह है, क्या समझा? और उससे तूने क्या अंदाजा लगाया है? मुझे जवाब दे। वजनी पत्ता हवाओं के दोष पर अपने रुख तब्दील कर रहा था और हवाएं उसे मखसूस जावियों से फिजा में बुलंद करके आगे बढ़ा रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक, ये एक बड़ा कमरा है और उन छोटे छोटे सुराखों से जो हवाएं आती हैं उनकी ताकत बहुत मामूली होती है, लेकिन खुली फिजा में हवाओं की ताकत बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ तू ये देख कि ये पत्ता जमीन पर पड़ा हुआ है। असल में इसे ऐसे रुख इख्तियार करने थे जहां हवा की ताकत उसके वजन पर हावी हो जाए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हवाएं तेज हों, बस मुश्तरका सिमतों से आने वाली हवाओं का एक जगह जमा हो जाना वो ताकत बन जाता है जो किसी भी वजनी शय को बेहकीकत कर दे और उसका असल वजन खत्म कर दे। तुझे हवा का रुख पहचानना है और यही हवाओं का जादू है। हवाओं का रुख पहचानने के लिए बहुत आसान तरीके हैं जो मैं तुझे खुली फिजाओं में जाकर बताऊंगी, और जब तू हवा का रुख इख्तियार करेगा तो तेरा जिस्म बेवजन हो जाएगा और उसके बाद हवाओं की सही तरतीब से तू बुलंदियों का तयन कर सकेगा और सिमतों का भी। यही हवा का जादू कहलाता है। शाबान बदस्तूर हैरान था। इसमें कोई शक नहीं कि जदीद दुनिया की मुकम्मल साइंस थी, लेकिन असल मसला उस पर काबू पाने का था और ये काम आसान नहीं हो सकता। उसे अपनी दुनिया के वो हवाई जहाज नजर आए या फिर वो पतंगे जो एक धागे में फिजा में बांध कर फिजा में अपनी मर्जी से उड़ाई जा सकती थी। खूब सोच चुका कर तो उसने खूब सोचा, और क्या तूने वो समझ लिया जो तूने सोचा? हाँ, मैं दावा नहीं करता अजीम तोड़ना, लेकिन ये हकीकत है कि हवा का जादू अपने तौर पर एक बड़ी कुव्वत रखता है। हमारे यहाँ हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, रॉकेट उड़ाए जाते हैं। रॉकेट को फिजा में पहुंचाने के लिए बाजू की कुव्वत दरकार होती है, लेकिन हवाई जहाज जो इंसानों को लेकर फिजा में बुलंद होता है उसमें 100% यही हवाओं की कुव्वत कार फरमा होती है। मैं नहीं जानता उसका साइंसी तरीकेकार क्या है, लेकिन अंदाजा ये होता है कि उनमें हवाओं की कुव्वतों को यकीनी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल किया गया होगा। हवाओं से ताउन के बगैर किसी चीज का फिजा में रहना मुमकिन नहीं है। मुअज़्ज़ज़ तूरना, मैं तो इस फन को सीखने के लिए बेचैन हो गया। मैंने पत्ते की परवाज़ इस कमरे में देखी, लेकिन क्या मेरा जिस्म भी इसी पत्ते की मानद फिजा में बुलंद हो सकता है? तूरना के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हाँ, आगाज तो यहीं से होना है, और भला बाहर की फिजाओं में सारे काम समझ लेना कैसे मुमकिन है?
तो क्या, लेकिन हवाएं तो इतनी तेज नहीं हैं कि मुझ जैसे शख्स को फिजा में बुलंद कर सकें। हवाएं तो हर वक्त कभी तेज नहीं होती, लेकिन फिजा में जिस कदर भी हवाएं मौजूद होती हैं वही हमारे लिए कार आमद हैं। वरना क्या हम आंधियों के चलने का इंतजार करें ताकि यहाँ से कहीं और मुंतकिल हो सकें? नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। यही हवा, यही माहौल हमारे लिए कार आमद हो सकता है। शाबान इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहा था, लेकिन बूढ़ी तूरना ने उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह लाकर खड़ा कर दिया और फिर सुराखों का अमल दोहराने लगी। शाबान को महसूस हुआ कि पहले जब वो कमरे में खड़ा हुआ था तो हवा इस शिद्दत से अपनी कुव्वत अंदर दाखिल नहीं कर रही थी, लेकिन अब जबकि एक जाविया मुंतखब किया गया तो हवाएं महसूस हो रही थी। फिर तूरना ने कुछ नए अमल किए, यानी कमरे से बिल्कुल निचले हिस्से में जो सुराख थे उन्हें खोलने लगी और अचानक ही शाबान को महसूस हुआ उसके कदम लर्ज रहे हैं। उसे हवाओं का तेज शोर भी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन उसके पैरों पर पड़ने वाली हवाएं उसके पैरों को जमीन से उखाड़े दे रही थीं। और अचानक ही जब तूरना ने बाएसमत के निचले हिस्सों से 2 पत्थर निकाले तो शाबान एकदम फिजा में उछल गया और थोड़े फासले पर जमीन पर जा गिरा। तूरना की हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन ही कहा, मेरे बच्चे, ये एक तजर्बा है, बल्कि यूं समझ लो एक नसीहत है तेरे लिए। बेजान चीजों को काबू में करना पड़ता है और उनके लिए जाविये खुद मुंतखब करने पड़ते हैं, लेकिन जानदारों के लिए ये जरूरी है कि वो अपने जिस्म का तवाज़ुन कायम कर ले। तुम इन हवाओं में अपने जिस्म का तवाज़ुन कायम करना होगा। दरमियान में उसी जगह पहुंच जाओ, मैं ये सुराख बंद करती हूँ। फिर जब मैं ये सुराख दोबारा खोलूंगी और हवाएं तुम्हारे कदमों को अपनी ताकत से धकेलेंगी तो तुम्हें फौरन ही नए निरुख तब्दील करना होंगे और ये तुम्हारी बरक रफ्तारी पर मुनहसर है। समझ रहे हो ना? देखो मैं तुम्हें अमल करके बताऊं। तुम यहाँ इन 2 पत्थरों के पास आ जाओ और जब मैं वसत में उस जगह खड़ी हो जाऊं तो तुम अचानक ही इन्हें खोल देना। शाबान ने गर्दन हिला दी। उसके बाद वो अमल करने के लिए तैयार हो गया। तूरना ने दोनों हाथ फैला लिए थे और शाबान की तरफ देख रही थी। जैसे ही शाबान ने पत्थर हटा, हवा के तेज झोंके अंदर दाखिल हुए और तूरना ने फौरन ही अपने जिस्म को 2-3 बार जुम्बश दी और उसके बाद सीधी फिजा में बुलंद होती चली गई, यहाँ तक कि छत से जा लगी। अब सूरत हाल ये थी कि तूरना का सर छत से लगा हुआ था और उसका बदन फिजा में मुअल्लक था। दोनों पत्थर एक सिमत पड़े हुए थे और शाबान फटी फटी निगाहों से तूरना को देख रहा था। तूरना ने वहीं से कहा, अभी और ऐसे सुराख हैं जिन्हें अगर अपनी जगह से हटाया जाए तो मैं इस कमरे की फिजा में ठहर भी सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, बूढ़ी औरत हूँ। अगर गलत जगह से हवा आ गई तो गिर पड़ूंगी और चोट लग जाएगी। तुमने इतना देखा, इसी पर अमल करो। शाबान ने गर्दन हिला दी। तूरना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही नीचे उतर आई थी। शाबान ने उसके बारे में पूछा तब उसे तफसील समझाने लगी। ये इतना दिलचस्प मशगला था कि शाबान को इंतहाई पुरलुत्फ महसूस हो रहा था। परिंदों की तरह फिजा में परवाज करने का तस्वर बड़ा अजीब था। तूरना ने उसे काफी समझा बुझाकर फिजा में बुलंद होने के तरीके सिखाए और जब हवाओं के रुख पर तब्दीलियां की गईं तो शाबान को एहसास हुआ कि उसका बदन तो बआसानी फिजा में उभर सकता है और नीचे उतर सकता है और ना जाने ये अमल वो कितनी देर तक करता रहा कि उसका जी नहीं भरता था। रंगो बू की महज़ब दुनिया से दूर, ना काबिले दूर समुद्रों से परे, जहां जहाजों का गुजर भी नहीं होता और जहां से फिजाई परवाज़ों का तस्वर अभी नहीं किया जा सकता था। एक नाकाबिले यकीन अनोखी दुनिया से अगर किसी सियाह का गुजर होता तो वो एक ऐसी मखलूक की कहानी जरूर सुनाता जो इसी दुनिया में रहने वालों की मानत थी, लेकिन फर्क ये था कि वो फिजाओं में परवाज करती थी। अगर वो ये ना कहता कि उसने वहां लातादाद इंसानों को फिजा में परिंदों की मानत उड़ते हुए देखा है, तो कम अज कम ये जरूर कहता कि उसने अपनी आंखों से 2 अफराद को इसी तरह फिजा में परवाज करते हुए देखा है, जैसे तेज रफ्तार पुरजोर फिजाओं के हुक्मरान होते हैं, और उसके लिए वो कसमें खा लेता, क्योंकि ये एक सच था। तरदाना के इस हिस्से में जो सुबेरा कहलाता था, फिजाओं में अमूमन शाबान को देखा जा सकता था, जो पहले समुद्रों का रसिया था और अब हवाओं का। तूरना की रहनुमाई ने उसने हवाओं में अपने आप को मनवा लिया था। हवाओं का जरा भी शायबा ना होता, लेकिन वो ऐसे जावियों को समझ चुका था जहां से फिजा में मौजूद हल्की हल्की हवाएं भी जो कायनात पर मुसल्लत रहती हैं, उसके खूबसूरत बदन को संभाल कर इतनी बुलंदियों तक पहुंचा देती कि परिंदों का गुजर भी वहां से ना हो।
बूढ़ी तूर्ना की जिस्मानी कुव्वतें अब उसका साथ नहीं दे पाती थीं और वो इतनी बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाती जहां इंसानी आंख नाकाम रहे और जहां ऑक्सीजन बेपनाह बारी हो जाए। ये शाबान की जो उन कुव्वतें ही थीं जो ऑक्सीजन की कमी को भी बर्दाश्त कर लेती थी और वो फिदाओं में अटखेलियां करता फिरता था। और ये तो उसकी फितरत का एक हिस्सा था कि जिस काम को वो सीखना चाहता है उसे सीखने में उसे कोई मुश्किल पेश ना आती, बस तरीकेकार दरियाफ्त हो जाए। सो यही हुआ। तूर्ना और वो अब अक्सर वादियों में देखे जाते थे और यहाँ शाबान हवा के जादू की मशकें करता था और देखने वाले अगर उस अजीबे को देखते तो नाकाबिले यकीन अंदाज में आंखें फाड़ कर रह जाते। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चश्मे जून का काम था। पलकें झपकती और फासले तय हो जाते। खुद तूर्ना भी एतराफ किए बगैर ना रह सकी कि शाबान का बाप थ्यूरा भी अपने फन में इतनी महारत नहीं हासिल कर सका था जिसने ये फन ऐजाद किया था जितने इस वक्त शाबान को हासिल है। वो कहती थी कि शाबान के अंदर तरदाना का सबसे बड़ा जादूगर बनने की सलाहियतें मौजूद हैं और वो जो अमल सीखना चाहे दूसरों को बेशक उसमें दिक्कत होगी लेकिन उसे नहीं। इस वक्त भी वो थक कर बैठ गई थी जबकि शाबान फिजाओं की सैर कर रहा था। तूर्ना ने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया और शाबान जमीन पर आ खड़ा हुआ। तूर्ना मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। कहने लगी, बहुत ज्यादा फिजाओं में रहना भी दुरुस्त नहीं, देखने वालों की निगाहें हैरान हो जाएं। ये बचपन है जो अभी तक तुम्हारे अंदर इस तरह मौजूद है। तुम्हारा क्या ख्याल है तूर्ना, क्या मैं अपने इस फन में कामिल हो चुका हूँ? मेरा ख्याल मेरे जहन तक ही रहने दे शाबान। मैं तुझे सिर्फ इतना बता चुकी होंगी कि आम लोगों के सामने अपनी इस परवाज का मुजाहरा मत करना। मैं इस परवाज में मुकम्मल होने के बाद तेरे इंकशाफ के मुताबिक बिमलाज से मिलना चाहूंगा जो बेकौल तेरे आवाजों का जादूगर है और पहाड़ों पर रहता है। इस दौरान मैं तुझसे इसका तज़किरा इसलिए नहीं किया कि तूने मुझे इस तक पहुंचने की मुश्किलात के बारे में बताया था। तूर्ना संजीदा निगाहों से शाबान को देखने लगी। फिर उसने कहा, हाँ, तेरे मकसद की तकमील यमलाज से होगी तो फिर तू कब मुझे उसके पास ले चलेगी? अब कोई भी दिन मुकर्रर कर लें क्योंकि तू अपने इस जादू को मुकम्मल कर चुका है। ठीक है, हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। तूर्ना कहने लगी, मैं चलती हूँ और बेहतर होगा कि तू फिर भी घर ही वापस आ जा। बहुत देर तक फिदाओं में रह चुका है। शाबान मुस्कुरा दिया। उसने पुरख्याल निगाहों से दूर चमकने वाले पहाड़ को देखते हुए कहा, मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं तूर्ना। सोचता हूँ कि अगर अपनी दुनिया में ये फन लेकर पहुंचा तो दुनिया वाले इसके बारे में क्या कहेंगे? तूर्ना ने अजीब सी नजरों से शाबान को देखा, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, हाँ, तू इसे अपनी दुनिया ही कह सकता है और ये बात मैंने बारहा महसूस की कि यहाँ आने के बाद भी तू तरदाना को अपनी दुनिया नहीं समझ सका। शाबान संजीदा हो गया। हाँ तूर्ना, मैंने पहले भी तुझसे झूठ नहीं बोला और आज भी नहीं बोलूंगा। बेशक यहाँ की जिंदगी में सुकून ही सुकून है, लेकिन मैंने जहाँ होश संभाला वहाँ की जिंदगी तो यूं समझ मेरे जहन पर नक्शे अव्वल है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब मैं चलती हूँ, मगर तू कितनी देर में वापस आएगा? ज्यादा देर में नहीं। तूर्ना चली गई। शाबान चंद लम्हा सोचता रहा, फिर उसने फिजा में एक जिस्त की और बुलंद होता हुआ चला गया। जमीन की नीचे हो गई। शाबान सोच रहा था कि दर हकीकत अगर वो असद शरादी की दुनिया में वापस पहुंच ही गया तो वहां के लिए एक अजूबा बन जाएगा। उसे याद था समुंदर की गहराई में उसके तैरने के अंदाज को अजीब सी निगाहों से देखा जाता था और लोग उसके बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाने लगते थे। कभी कभी तो उसे समुंदर का बेटा भी कह दिया जाता था। अब उसे लोग हवाओं का बेटा कहेंगे। बड़ा दिल चाहता है अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। हाँ, अगर खलश थी तो सिर्फ एक, और वो खलश उस तस्वीर की थी जो आज भी उसके सीने में महफूज थी। उसके बाद उसके सामान में बुलंदियों से उसने साहल पर बैठी नील को देखा। खामोश और पुरसकून नजर आ रही थी। शाबान गर्दन झुकाए उसे देखता रहा। वो फिदा में साकत हो गया था। नील के बारे में उसने सोचा कि उसका दिल चाहा कि नील से गुफ्तगू करे। चुनाचा वो नीचे उतर आया, लेकिन ऐसी जगह जहां से नील उसे आसमान से जमीन पर आते हुए ना देख सके। अलबत्ता जब कदमों की आहट उभरी तो नील ने गर्दन झुकाकर शाबान को देखा और उसके चेहरे पर तब्दीलियां पैदा हो गईं। उसने मदम सी मुस्कुराहट के साथ शाबान का इस्तकबाल किया। कहने लगी, हवाओं के जादूगर जमीन पर कैसे नजर आ रहा है? इसलिए जमीन पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मौजूद है। शाबान मुस्कुराकर बोला। कौन? नील है नाम उसका। नील फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी और कहने लगी, ये तेरी शख्सियत पर कुछ अच्छा नहीं लगता क्या? गलत बातें करना। क्यों? मैं तेरी दोस्त कहां से हो गई? तो क्या तुम मेरी दुश्मन बन चुकी है?
नहीं, मगर दोस्ती तो बहुत अजीम चीज होती है। मैं तुम्हारे अंदर वो तमाम अजमतें पाता हूँ और बाद औकात मुझे तुम्हारी अफसुर्दगी पर अफसोस भी होता है, लेकिन तुमने मुझसे सच बोलने को कहा और सच बोलने के पत्थर को छूकर मैंने सच ही बोला, और यकीनन ये सच तुम्हें कबूल कर लेना चाहिए। इसके बाद मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, मगर तुम्हारी उदासी मेरी समझ में नहीं आती। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस दिल में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। मैं भी सच ही बोलती हूँ, और जो कुछ मैंने तुझसे कहा था शाबान, वो भी एक सच था और हमेशा ही सच रहेगा। शाबान खामोश हो गया। नील कहने लगी, मैं वापसी का इरादा कर रही थी, अगर वापस चल। क्या तेरा इरादा कुछ और है शाबान? नहीं। शाबान आहिस्ता आहिस्ता नील के साथ चलता रहा और नील उसे अपने घर ले गई। टैलान उसे कुछ लम्हे पहले ही अंदर दाखिल हुआ था। संबूर और नील की माँ भी वहीं मौजूद थे। सब ने शाबान को मुस्कुराती निगाहों से देखा। संबूर ने फखरिया अंदाज में कहा, सोबेरा वाले कहने लगे हैं कि थैबूर का बेटा थैबूर के नक्शे कदम पर चल रहा है और उसका जादू सीख चुका है। लोगों ने तुझे फिजाओं में देखा है और मैंने भी बिलाशुबा तू थैबूर से ज्यादा बुलंदियों पर पहुंच जाता है, लेकिन ख्याल रखना बाद औकात बुलंदियों पर खतरात भी पेश आ जाते हैं। नहीं मेरे चचा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, शाबान ने कहा। फिर भी हर चीज को एक हद ही में रहना अच्छा होता है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था तेरे बारे में शाबान, टैलान कहने लगा। क्या बेटा, मुझसे तुझसे कुछ बातें करनी है। कहो मेरे भाई, क्या बात है? बेशक तू यहाँ एक आजाद इंसान की हैसियत रखता है शाबान, लेकिन सबेरा के तमाम ही रहने वाले अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं जो उनके लिए मुतय्यन कर दी जाएं। कैदियों को यहाँ से रवाना हुए तवील अरसा गुजर चुका है, और ये भी एक सच है कि शस्ता वालों की तरफ से और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो काबिल जिक्र हो, लेकिन वो हमारी दुश्मनी पर आबादा थे। मैं नहीं जानता कि थोरान के जहन में क्या है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है हमें शस्ता के बारे में मालूमात हासिल हों। शाबान पुरख्याल निगाहों से टैलान को देखने लगा। फिर उसने कहा, तू क्या चाहता है मेरे भाई? शस्ता वाले बेशक खामोशी इख्तियार कर चुके हैं और उनकी जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो बाइसे तशवीश हो, लेकिन शस्ता पर जादूगरों का राज है, और जिस तरह हमारे यहाँ के जादूगर खामोशी से अपने अपने कामों में मसरूफ हैं और अपनी ताकतों को अपने आप तक महदूद रखे हुए हैं, शस्ता में ऐसा नहीं है। जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, शस्ता के जादूगर थोरान पर पूरी नजर रखते हैं और उसे अपने मकसद के लिए आमादा करते रहते हैं। थोरान ने बेशक सरदार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं, लेकिन हमारी मालूमात कहती हैं कि थोरान हर छोटे बड़े मसले में जादूगरों से रहनुमाई हासिल करने जाता है और फिर वही करता है जो जादूगरों का हुक्म हो। सो ये नहीं मालूम कि नई दुनिया से आने वाले जो वहाँ का जादू अपने साथ लाए हैं किस मकसद के तहत वहाँ ज़ैर अमल हैं। ये भी हो सकता है कि जादूगरों ने थोरान को मशवरा दिया हो कि चंद ऐसे लोगों को वापस देकर जिनका कोई मुसर्रफ नहीं है, उसके पास आकर कार आमद लोगों को बुला लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि मकसद पूरा हो जाए। यानी वो जो महज़ब दुनिया से जादू सीख कर आए हैं अपना काम शुरू कर दें। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक माहदा हुआ है, लेकिन ऐसा ना हो शाबान के उस माहदे की यक तरफा पाबंदी हो रही हो। यानी वहाँ तो जादूगर अपने अपने कामों में मसरूफ हों और यहाँ हम ये सोच कर मुतमिन हों बैठे कि अब सोबेरा की जानब से या शस्ता की जानब से कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक बात है। कम अज कम हमें शस्ता वालों की जानब से होशियार रहना चाहिए।